हे एवरीवन ऑडियंस, कैसे हो आप लोग। आ गए हम एक और वीडियो के साथ और आज हम बहुत सारी बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स गो। तो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ फुटी क्यूरियस मिस्टर फुटी क्यूरियस। हम लोग आ गए हैं आज के इस एपिसोड में। बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें करनी है और बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स और मैचेस के बारे में बात करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं कुछ मैचेस की जो इस वीक हुए हैं, मतलब जो लास्ट वीक हुए हैं। सबसे पहले वी वांट टॉक अबाउट अ मैच व्हिच वाज चेल्सी वर्सेस वेस्ट हैम। चेल्सी और वेस्ट हैम का मैच हुआ, वेस्ट हैम के स्टेडियम में हुआ और चेल्सी से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। चेल्सी ने पहले स्टार्ट अच्छा किया, पहले 20-25 मिनट्स उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे होने लगा। सबसे पहले क्या हुआ कि चेल्सी का बहुत ही ज़बरदस्त गोल हुआ। इतना अच्छा डोमिनेट कर रहे थे स्टार्टिंग में, पैटर्न्स ऑफ प्ले तो नहीं था लेकिन इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिख रही थी, स्पेशली एंजो फर्नांडिस और जोआओ फिलिक्स से। और ओवरऑल चेल्सी पूरा गेम डोमिनेट कर रही थी फर्स्ट 20-25 मिनट्स में। ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। माडुएके भी ठीक ठाक खेल रहे थे, जेम्स भी आगे बढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अच्छे सेटल्ड है वो। और उसकी वजह से एक गोल भी हुआ। बहुत ही अच्छी पास करी थी एंजो फर्नांडिस ने, जिसको जाओ फिलिक्स ने बहुत ही बढ़िया फिनिश करके खत्म कर दिया और चेल्सी 1-0 से आगे हो गया। लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा वैसे वैसे वेस्ट हैम गेम में आने लगा और फिर वेस्ट हैम ने भी एक गोल कर दिया। और जैसे ही उन्होंने गोल किया वैसे ही चेल्सी का मोराल फिर से डाउन हो गया। सेकेंड हाफ की शुरुआत थी, तब भी ऐसा लग रहा था कि चेल्सी थोड़ा बेटर करेगी, थोड़ा अच्छा करेगी, थोड़ा कम बैक कर सकती है, वापस आ सकती है, गोल स्कोर कर सकती है। लेकिन सेकेंड हाफ बहुत ही स्लगिश रहा, जैसे चेल्सी का ये सीजन रहा है। पैटर्न्स ऑफ प्ले जो जितना भी देखने को मिला था, जो हमें कम्युनिकेशन देखने को मिला था, सब ब्रेक हो गया और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। बहुत ही स्लो, स्लगिश और धीरे धीरे पास करने वाली बैक पासिंग, सेम चीज़ें जो हमें चेल्सी को देखने में मिली थी वो फिर से शुरू हो गई। और जो फर्स्ट हाफ का जो अच्छा प्ले था, प्रॉमिसिंग प्ले था, वो पूरा खत्म हो गया। समझ में नहीं आया क्या हुआ एकदम से। और चेल्सी, जैसे ऐसा लगता है कि कई बार आई डोंट नो ग्रैम पॉटर क्या बोलते हैं उनको हाफ टाइम में, लेकिन हाफ टाइम के बाद सेकेंड हाफ में चेल्सी का गेम बहुत ही खराब हो जाता है। ऑल दो चेल्सी डिफेंस में ठीक रहती है लेकिन अटैक में गोल नहीं कर पाती। फर्स्ट हाफ में इनफैक्ट 2 चांसेस भी मिले थे उनको जहां काय हैवर्ट्स ऑफ साइड निकले। अगर नहीं होते तो चेल्सी 3-0 अप हो जाती या 3-1 अप हो जाती फर्स्ट हाफ में ही और गेम खत्म हो जाता। लेकिन क्योंकि काय हैवर्ट्स अनफॉर्चुनेटली ऑफ साइड निकले, इसलिए गेम को कंटिन्यूएशन में रखा गया। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट मोमेंट में वेस्ट हैम ने अटैक करना शुरू कर दिया सडनली। और उसके बाद सुचेक ने सडनली एक गोल मार दिया, लेकिन वो गोल ऑफ साइड हो गया। तो फिर से स्कोर 1-1 ही रहा। ऐसा लग रहा था फिर से चेल्सी हार जाएगी, लेकिन फिर वो क्योंकि वो ऑफ साइड डिक्लेयर हो गया था इसलिए 1-1 स्कोर रहा। उसके बाद दूसरे एंड में अगेन सूचेक ने कीपर के आगे गिर गए। वो अब गिरे या नीचे बैठे, उनके हाथ से बॉल लगी और वो वार ने डिसीजन नो गोल का दिया या फिर उसको सिलेक्ट करने से भी इनकार कर दिया। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करने लगे कि ये तो ब्लेटेंट हैंडबॉल है और मेरा ओपिनियन भी यही है कि वो ब्लेटेंट हैंडबॉल थी। लेकिन जो वार के रेफरी थे, जिनके बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि इस हफ्ते वार का बहुत ही खराब वीकेंड गया है, तो क्योंकि वो वार वाले जो आपके रेफरी थे जो वार डिसीजन ले रहे थे, उन्होंने चेक किया अपेरेंटली और उसके बाद ये डिक्लेयर किया कि ये कोई गोल है ही नहीं और ये हैंडबॉल है ही नहीं। और चेल्सी ने अपील की लेकिन उनको हैंडबॉल नहीं दिया
और इवेंचुअली मैच 1-1 ड्रॉ हो गया। चेल्सी के प्लेयर बहुत डिसअपॉइंटिंग लग रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, लेकिन क्योंकि 2 गोल में ऑफसाइड होना और फिर एक वार डिसीजन जो क्लियरली गोल मतलब पेनल्टी था, वो उनको ना मिलने की वजह से जाओ फिलिक्स से लेके काय हैवर्ट्ज से लेके मोस्ट प्लेयर्स बहुत ही डिसअपॉइंटेड लग रहे थे, बारिंग मेसन माउंट, जो कि पता नहीं फॉर सम रीजन बहुत खुश लग रहे थे और उसके लिए उनको बहुत फ्लैग भी झेलना पड़ा सोशल मीडिया में। और अच्छा नहीं लगा फैंस को, क्योंकि बहुत सारे फैंस सोच रहे थे कि ये मैच चेल्सी का था और उन्होंने फिर सोशल मीडिया में अपना गुस्सा भी जाहिर किया वार के लिए, ग्रैहम पॉटर के लिए, क्योंकि उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया उस डिसीजन को। फिर उन्होंने मेसन माउंट पे भी गुस्सा निकाला। तो बहुत सारा नेगेटिव जो था नेगेटिविटी हमें देखने को मिली, स्पेशली फ्रॉम चेल्सी फैंस। और बहुत सारे लोग फिर से ग्रैहम पॉटर आउट और मेसन माउंट आउट कहने लगे। और ये भी बहुत ही लैक लस्टर परफॉर्मेंस था, कोई शेप और कोई स्ट्रैटेजी नहीं लग रही थी, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे डिपेंड किया जा रहा था। और फाइनली चेल्सी ने ये मैच को ड्रॉ करके अभी भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें जो भी प्लेयर्स हैं ना वो ठीक से जेल नहीं हुए हैं। एक और टॉकिंग पॉइंट था उस मैच का कि कुकुरेला और मुड्रिक के बीच में जो प्रॉब्लम तो नहीं हुई, बट उन्होंने एक ट्वीट को लाइक करके ये जाहिर कर दिया कि कुकुरेला जो आगे बढ़ के मुड्रिक को पास नहीं करते वो गड़बड़ कर रहे हैं। मुड्रिक वॉज एक्सपेक्टिंग पासिस एंड ही वॉज कॉलिंग आउट फॉर पासिस ऑन द लेफ्ट एंड कुकुरेला फॉर सम रीजन आते थे आगे और यहां राइट में पास कर देते थे। तो कुकुरेला का ये जो एटीट्यूड था ये उन्होंने अपने ट्वीट को उस ट्वीट को लाइक करके किसी रैंडम इंसान की ट्वीट को लाइक करके जाहिर तो कर दिया, लेकिन ये चीज गलत है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू कुकुरेला। कुकुरेला वाज वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर्स इन दिस मैच और उनको जब हटा के चिलवेल को लाया गया तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन निकला, चिलवेल आगे बढ़े, लेकिन उसका फायदा मुड्रिक नहीं उठा पाए क्योंकि तब तक मुड्रिक को उन्होंने वहां से हटा दिया। तो मुड्रिक की जगह माउंट को लेके आए जो बिल्कुल ही गायब थे मिडफील्ड से, और कॉनर गैलेगर आए सब्स्टिट्यूशन में, तो जो वो भी बिल्कुल ही ऑलमोस्ट नील के बराबर थे क्योंकि दोनों ने कुछ नहीं किया पूरे गेम में। तो ओवरऑल गेम बहुत ही स्लगिश था, बहुत ही अच्छा नहीं था और चेल्सी को काफी नेगेटिविटी को झेलना पड़ा। तो चेल्सी के लिए ये बहुत ही एवरेज पुअर बोरिंग वीकेंड था। उसके बाद हम बात करते हैं अगेन एक और गेम की जो था आर्सेनल वर्सेस ब्रेंटफोर्ड। आर्सेनल के लिए अब सारे टाइज बहुत जरूरी हैं क्योंकि मैन सिटी उनके पीछे ही है और आर्सेनल का जो फॉर्म है रिसेंट के कुछ मैचेस में इतना अच्छा नहीं रहा है और यही चीज उन्होंने अभी ब्रेंटफोर्ड में फिर दिखा दिया। ब्रेंटफोर्ड ने काफी अच्छा खेला उस मैच में, काफी बढ़िया अटैक किया और ब्रेंटफोर्ड में कुछ गोल्स भी मिल सकते थे लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। शुरुआत आर्सेनल की बहुत ही स्लो और स्लगिश रही और ब्रेंटफोर्ड अटैकिंग वे में निकल के आई और अच्छा खेलने लगी। आर्सेनल ने फिर कमबैक करने की कोशिश करी, फिर से अपने कुछ मूव्स लगाने की कोशिश करी पर उनके मूव सक्सेसफुल नहीं हुए। फिर इवेंचुअली आर्सेनल ने गोल किया और लीड ले ली, लेकिन ब्रेंटफोर्ड ने भी किसी तरीके से कमबैक करके उसे 1-1 कर दिया। अब प्रॉब्लम इस 1-1 में क्या हुई कि एक और बार वार के ऊपर प्रॉब्लम आ गई क्योंकि इसमें भी जो गोल हुआ ब्रेंटफोर्ड की तरफ से वो ऐसा लग रहा था कि वो ऑफ साइड है, क्लियर ऑफ साइड है। जैसे चेल्सी का गोल भी क्लियर ऑफ साइड था, यहां पर भी क्लियर ऑफ साइड लग रहा था। और एक ऐसा ही एक और डिसीजन ब्राइटन के गेम में भी हुआ जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे वार के बारे में। लेकिन आर्सेनल फैंस भी वार के ऊपर हल्ला मचाने लगे और दोनों ने ये एडमिट किया कि हम लोग अच्छा नहीं खेले, आर्सेनल अच्छा नहीं खेला, इस मैच में बहुत ही स्लगिश लग रहा था, लेकिन फिर भी ये मैच जीत सकता था। उन्होंने इतना कर लिया था कि ये मैच जीत सकते थे, लेकिन वार के चक्कर में उनको ये मैच ड्रॉ में रखना पड़ा। तो आर्सेनल के लिए ड्रॉ हुआ और गैप में अभी भी ज्यादा फर्क नहीं रहा। तो आर्सेनल के लिए बहुत जरूरी है ऐसे गेम्स जीतना और ये ऐसे डिसीजंस आर्सेनल के टाइटल चांसेस को खत्म कर सकते हैं। तो
पता नहीं अभी क्या होगा, आर्सेनल को मैन सिटी के साथ भी आर्सेनल का मैच है मिड वीक में, देखते हैं उसमें क्या होगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आर्सेनल को बहुत ही एवरेज वो डिसीजन मेकिंग और एवरेज गेम प्ले को सहना पड़ा, और आर्सेनल फैंस वर नॉट हैप्पी विद आर्सेनल गेम प्ले एंड विद द वार डिसीजन। ये फिर से दूसरी गलती हो गई वार से, इस वीक में बहुत ही इंपॉर्टेंट गलती हो गई, क्योंकि आर्सेनल को भी 3 पॉइंट चाहिए थे, चेल्सी के मोमेंटम के लिए भी उसको 3 पॉइंट चाहिए थे, और दोनों टीम्स का मोमेंटम ब्रेक हो गया बिकॉज ऑफ वार। वी विल टॉक अबाउट वार इन अ मिनट, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट द मैचेस दैट हैपेंड। अब वी गोना टॉक अबाउट लेस्टर वर्सेस स्पर्स। अगेन स्पर्स का बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस रहा, और लेस्टर ने ये मैच 4-1 से जीत लिया, ऑलमोस्ट ड्रबिंग कर दी स्पर्स की ना। स्पर्स के साथ भी फिर से ये प्रॉब्लम हो रही है कि एंटोनियो कॉन्टे ने या तो इंटरेस्ट लूज कर दिया स्पर्स में, या फिर उनकी टैक्टिक्स और उनके अभी भी उनके जो मतलब के प्लेयर्स हैं वो अभी नहीं आए हैं स्पर्स में, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ हो रही है स्पर्स में, एंड दे आर नॉट प्लेइंग वेल एट ऑल। वो केन को गेम में ला ही नहीं पाते हैं, और किस तरीके से एक गोल करते हैं, लेकिन का डिफेंस इतना लीकी हो चुका है कि वो हमेशा गोल खा जाते हैं। दो प्लेयर्स फ्रॉम लेस्टर स्पेशली कलिची इनाचो और जेम्स मैडिसन, इन्होंने स्पर्स को परेशान करके रखा पूरे मैच में। एरिक डायर तो परेशान ही हो गए, और बढ़िया बढ़िया गोल किए, असिस्ट किए, और ये मैच लेस्टर को जिता दिया। लेस्टर भी कोई बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं थी, वो भी ज्यादा बहुत अच्छा तो नहीं खेली, लेकिन वो स्पर्स से ज्यादा अग्रेसिव थी। उनके इंडिविजुअल प्लेयर्स ने भी अपनी ब्रिलियंस दिखाई, और ये मैच बहुत ही इजीली जीत लिया। स्पर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि अगर वो यही फॉर्म को डोमिनेट करेंगे, यही फॉर्म को बनाए रखेंगे, तो वो टॉप 4 में नहीं आ पाएंगे, और उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि इस बार सीजन स्टार्ट होने से पहले ऐसा लग रहा था कि स्पर्स ने अच्छी रिक्रूटमेंट की है, उनके पास अच्छे मैनेजर हैं जो उनको लीग जिता सकते हैं फाइनली। लेकिन फिर वही हो गया कि स्पर्स स्टार्टिंग में ठीक ठाक रही, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ही ड्रॉप ऑफ हो गई। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू एंटोनियो कॉन्टे, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस बिल्कुल ही स्पर्स से खत्म हो गया। बहुत ही लैक लस्टर, स्लो, और कोई अटैक ही नहीं बिल्ड कर रहे हैं। मिडल ऑफ द पार्क कंप्लीटली मिसिंग था। देयर वॉज नो क्रिएटिविटी फ्रॉम एनी प्लेयर, ऐसा लग ही नहीं रहा था कोई क्रिएटिविटी कुछ करना चाहता है स्पर्स में। और लेस्टर जस्ट बिकॉज ऑफ देयर शेयर ग्रिट डिटर्मिनेशन और उनके जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी, उसकी वजह से इस मैच में स्पर्स को कंप्लीटली डोमिनेट कर दिया। इनफैक्ट लेस्टर को भी बहुत अच्छा नहीं खेलना पड़ा इस मैच में स्पर्स को डोमिनेट करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है स्पर्स के लिए। वी रियली नीड टू सी कि स्पर्स में क्या इशू हो गया है। ये सारी जो टैक्टिकल बातें हैं ना, इसके लिए हम बात करेंगे अपनी एक नई सीरीज में, जिसमें हम टीम्स के टैक्टिकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि टीम्स में क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। अभी के लिए फिलहाल के लिए इट वाज अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस बाय स्पर्स once again. I don't know what is happening to Antonio Conte, and it was a very good result for Leicester, जो कि सडनली अच्छा खेलने लग गई है ब्रेंडन रॉजर्स के उसमें। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स होप दैट स्पर्स भी अपना फॉर्म रिगेन कर पाती है, क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो टॉप 4 उनके हाथ से निकल गया। तो अगली बात हम करते हैं मैनचेस्टर सिटी की। ना मैनचेस्टर सिटी ने ये मैच बहुत इजीली जीत लिया। ऑल्दो एस्टन विला बहुत अच्छा खेल रही है उनाई एमरी के अपॉइंटमेंट के बाद, लेकिन इस मैच में उनको मैनचेस्टर सिटी का सामना करना पड़ा, जो बहुत ही ऑर्गेनाइज थी, बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, और उन्होंने 3-0 की लीड ले। मैं ज्यादा नहीं कमेंट करूंगा इसमें, क्योंकि इस मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पेप ग्वार्डियोला ने बहुत ही डिफेंड किया मैनचेस्टर सिटी को, और उसके बाद मैनचेस्टर सिटी ने अपना पूरा गुस्सा फील्ड में निकाल दिया। इससे मैनचेस्टर सिटी अब आर्सेनल के बहुत ही क्लोज आ गई है, और नेक्स्ट जो मैच होगा मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल, वो बहुत ही क्रूशियल होगा टाइटल रेस के लिए। मैनचेस्टर सिटी ने इस मैच में कंप्लीटली डोमिनेट किया, और उनाई एमरी की जो भी टैक्टिक थी उसे खत्म कर दिया। एस्टन विला बहुत ही पुअर फॉर्म में लगा इस मैच में। दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे वर लेटिंग मैनचेस्टर सिटी टू डोमिनेट, और इवेंचुअली मैनचेस्टर सिटी ने 3 गोल्स करके ये मैच इजीली अपने कब्जे में कर लिया। लास्ट मोमेंट में
एक एक्सीडेंट का गोल हुआ जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, और ये मैच मैनचेस्टर सिटी ने बहुत ही आराम से जीत लिया। नाउ मैनचेस्टर सिटी के पास मोमेंटम है और आर्सेनल 2-3 मैच हार चुका है। देखते हैं अगले मैच में क्या होगा, वेरी क्रूशियल फॉर द टाइटल रेस, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी अब बहुत ही क्लोज आ गई है। अगर ये मैच मैनचेस्टर सिटी जीतती है तो मैनचेस्टर सिटी विल लीड, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लीग। तो मैनचेस्टर सिटी की तरफ से फैंस भी सपोर्ट करने आए, वो लॉयर का भी सपोर्ट कर रहे थे अपेरेंटली, और बहुत ही वेहेमेंट सपोर्ट था उनकी तरफ से, जो कि अच्छी चीज है, क्योंकि अभी भी ये एलिगेशन है, दिस नॉट प्रूवन एज येट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू मैनचेस्टर सिटी। इन द मीनवाइल मैनचेस्टर सिटी अपना काम कर रहे हैं, उनके प्लेयर्स, they are winning, they are dominating matches, and they are back in title contention with 3 points separating between them and Arsenal. तो ये था मैनचेस्टर सिटी का गेम। नाउ वी गोना शिफ्ट टू अनदर क्लब व्हिच इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। वी गोना टॉक अबाउट अ मैच दैट हैपेंड, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लीड्स। लीड्स के पास अभी कोई मैनेजर नहीं है, उनके इंटरिम मैनेजर उन्हें वो कर रहे हैं, चला रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑल्दो इस मैच में कोई खास नहीं खेला, देयर वर अ फ्यू स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस, बट कुछ खास नहीं खेला, लेकिन फिर भी दे वर एबल टू सिक्योर 3 पॉइंट्स, क्योंकि उन्होंने लास्ट 80th मिनट के बाद 2 गोल करके ये मैच को कब्जे में कर लिया। नाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से 2 प्लेयर्स हैं जो अभी अच्छा खेल रहे हैं, एक तो ल्यूक शॉ और दूसरा आपके रैशफोर्ड। तो रैशफोर्ड तो सडनली गोल स्कोरिंग फॉर्म में आ गए हैं, और ल्यूक शॉ प्रॉब्ली प्लेइंग लाइक अ फैंटास्टिक लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक फॉर सम रीजन। तो दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, और एरिक टेन हाग ने किसी तरीके से ये मैच को अपने कब्जे में कर लिया, और ये मैच बहुत ही मुशक्कत से जीत लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड में अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स है जो दिखी, उनका ट्रांजिशन प्ले अच्छा नहीं है, उनके पास प्लेयर्स जो हैं अभी वो थोड़े स्लो हैं, दे डोंट हैव डायनामिक प्लेयर्स स्पेशली इन द मिडल ऑफ द पार्क। और ऑल्दो अभी कैसेमीरो और एरिक्सन दोनों ही नहीं है, लेकिन उनके होने के बावजूद भी उनके टीम में अभी डायनामिज्म मिसिंग है, जो एरिक टेन हाग चाह रहे थे विद फ्रैंकी डियोंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रैंकी डियोंग तो मिले नहीं, तो अभी उनको इन्हीं प्लेयर्स से काम जाना पड़ रहा है। लेकिन उनकी वीकनेस दिखती है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो टाइटल कंटेंडर बन गए, टाइटल में रेस में आ गए, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी वो नहीं आए हैं। अभी भी मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल ही है टाइटल कंटेंडर्स, एंड वन ऑफ दोस टू विल विन द टाइटल दिस ईयर, बट इट इज a significant improvement at least in the mentality of मैनचेस्टर यूनाइटेड। जो पहले की उनकी मेंटालिटी होती थी कि वो अगर अच्छा नहीं भी खेल रहे होते थे, लेकिन वो लास्ट में गोल करके जीत जाते थे, वही मेंटालिटी दोबारा से वापस आती हुई दिख रही है विद एरिक टेन हाग। एंड इफ दे गेट अ गुड ओनरशिप with Eric Ten Hag in charge, I think Manchester United will be one of the contenders in the next few seasons. तो overall it was a good result for Manchester United। वो इतना अच्छा नहीं खेले, उनकी weaknesses सब दिख रही हैं जैसे मैंने आपको बताया। उनकी tactical analysis हम अपनी tactical series में करेंगे, लेकिन अभी तक ले they have not played well in this match, but they still won। It was a good result for Manchester United as they move to third position। I think वो third में आ गए हैं। So गुड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, गुड फॉर एरिक टेन हाग, एंड देखते हैं वो आगे क्या करते हैं। ये तो थी गाइस प्रीमियर लीग की बात। अब हम थोड़े से बुंडेसलीगा और सेरिया की भी बात कर लेते हैं। बुंडेसलीगा में बायर्न ने, यूनियन बर्लिन ने, जिन्होंने आरबी लाइप्जिग को हराया बाय द वे, और डॉर्टमंड ने अपने अपने मैचेस जीत लिए हैं। ये तीनों टीम्स बहुत ही अच्छा खेल रही हैं, और इन्होंने बुंडेसलीगा को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया है दिस ईयर। बायर्न ऑल्दो टॉप है, लेकिन यूनियन बर्लिन उनके पीछे ही है, और डॉर्टमंड भी ज्यादा दूर नहीं है। बहुत ही क्लोज फॉट कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, और बहुत ही क्लोज फॉट सीरीज चल रही है, लीग चल रही है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि मोस्ट टाइम्स बायर्न डोमिनेट करता है जर्मनी में, एंड दे आर द बिग डॉग इन द लीग। बट दिस टाइम उन्होंने यूनियन बर्लिन जैसी टीम ने, जिसके बारे में हम बात करेंगे अपनी टैक्टिकल सीरीज में, उन्होंने बायर्न को बहुत ही अच्छा कंपटीशन दिया है, बिकॉज दे बीट लाइप्जिग एंड आई सॉ द मैच। दे वर वेरी रेजिस्टेंट, दे वर वेरी गुड इन डिफेंस, और उनके जो ट्रांजिशन थे वो बहुत ही अच्छे थे, एंड दे वर एबल टू बीट लाइप्जिग
क्योंकि लाइप्जिग के पास भी चांसेस थे लेकिन उन्होंने नहीं लिए और यूनियन बर्लिन ने वो मैच जीत लिया। तो यूनियन बर्लिन और डॉर्टमुंड भी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है, तो दे माइट बी फाइटिंग फॉर प्लेसेस, फाइटिंग फॉर द लीग टाइटल अलॉन्ग विद बायर्न दिस सीजन। तो देखते हैं क्या होगा बुंडेसलीगा में, बट राइट नाउ इट्स वेरी वेरी क्लोज। और सबसे बढ़िया बात यह है कि यूनियन बर्लिन और बायर्न बहुत ही अच्छे, यूनियन बर्लिन और डॉर्टमुंड बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, और बायर्न ऑल्दो इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है फिर भी लीग को लीड कर रहा है। तो बहुत ही क्लोज स्पॉट लीड होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लीग फाइट होने वाली है। वी गोना टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां ढंग से बुंडेसलीगा के बारे में कवरेज करेंगे। लेकिन अभी के लिए वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन डॉर्टमुंड, बायर्न एंड यूनियन बर्लिन वन एंड दे हैव मेड लीग सच एन इंटरेस्टिंग लीग टू वॉच दिस ईयर, और मजा आ रहा है देखने में। एंड लेट्स होप कि आगे कंटिन्यू होता है एंड दे कीप विनिंग एंड मेकिंग द लीग इंटरेस्टिंग फॉर अस टू वॉच। तो गाइज ये था बुंडेसलीगा का एक छोटा सा प्रीव्यू। अब हम बात कर लेते हैं बार्सा की, जिन्होंने विलारियल को हरा के अपना मैच जीत लिया और अपनी लीग में डोमिनेंस बरकरार रखी। आई थिंक रियल मैड्रिड का लीग मैच नहीं हुआ था इस वीक में, तो हम रियल मैड्रिड की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बार्सा की जरूर बात कर लेते हैं। बार्सा इज प्लेइंग एक्सीलेंट फुटबॉल। बार्सा हर मैच में अपनी शेप को कायम रखती है, पोजीशंस को कायम रखती है। दे नो प्लेयर्स देयर, नो देयर रोल, एंड दे ऑलवेज समहाउ क्लिंच इट इन द एंड। तो इस बार भी उन्होंने एक गोल से मैच जीत दिया, ऑल्दो विलारियल को भी कुछ चांसेस मिली, लेकिन ओवरऑल बार्सिलोना ने कंप्लीटली डोमिनेट किया एंड दे वन द मैच फेयर एंड स्क्वायर। पेड्री ने गोल किया और वो मूव बहुत ही अच्छा था, मैंने देखा था, एंड दे डिजर्व इट। बार्सिलोना ओवरऑल वर मच बेटर इन टर्म्स ऑफ प्रेसिंग, इन टर्म्स ऑफ गोइंग फॉरवर्ड, और ज्यादा चांसेस भी उन्हीं के पास थी। एंड दे, आई थिंक लेवेंडोव्स्की ने कुछ चांसेस मिस करी थी। तो ओवरऑल बार्सिलोना प्लेड बेटर एंड दे डिजर्व टू विन इट, ऑल्दो दे वन बाय वन गोल, लेकिन ओवरऑल उन्होंने ज्यादा अच्छा खेला। एंड उनका सारे नंबर्स, प्रेसिंग नंबर्स से लेके बॉल प्रोग्रेशन से लेके उनका जो पोजीशन से लेके सारे स्टैट्स उनके फेवर में थे, एंड इवेंचुअली दे वन द मैच। सो बार्सा कंटिन्यू देयर मार्च टुवर्ड्स द लीग टाइटल, और वहां से हम मूव ऑन करते हैं सेरिया में, जहां पे आप सब जानते हो नेपोली कीप्स ऑन विनिंग एंड कीप्स ऑन डोमिनेटिंग द लीग, स्पेशली दिस ईयर। अब नेपोली के बारे में मैं क्या कहूं, नेपोली का जो भी मैच मैं डिस्कस करता हूं, जिस भी टीम के साथ डिस्कस करता हूं, वो नेपोली ही वो मैच जीत जाती है। क्वारात्स्केलिया, विक्टर ओसिमेन, सब लोग बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, एंड दे कीप ऑन विनिंग मैचेस एंड कीप ऑन डोमिनेटिंग द लीग। उनके ड्रिबलिंग स्किल्स, गोल स्कोरिंग स्किल्स, जो उनके बीच में कनेक्शन है वो इतना अच्छा हो गया है अब कि I love watching Napoli and I love watching their matches and how they play and they dominate matches. तो ओवरऑल स्पेलेटी का जो ये टीम है जो उन्होंने बिल्ड की है, इट इज फैंटास्टिक। और आगे चल के अगर इनकी डिमांड भी बढ़ेगी तो नेपोली इनसे मनी मिंट कर लेगा, स्पेशली क्वेशा क्वारात्स्केलिया और विक्टर ओसिमेन से, क्योंकि these two especially have been the star players for Napoli since a long time now. तो अभी इतना अच्छा खेल रहे हैं वो, मैं उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। वी विल डू अ कवरेज ऑन सेरिया ऑल्सो। तो गाइस बिफोर वी स्टार्ट एंड डिस्कस वार, हम 4 मैचेस और डिस्कस कर लेते हैं जो अभी मिडवीक हुए हैं। चेल्सी वर्सेस डॉर्टमुंड पहला मैच, जिसमें चेल्सी ने फाइनली थोड़ा अच्छा गेम प्ले दिखाया, लेकिन फिर भी वो डॉर्टमुंड से 0-1 से अभी फर्स्ट लेग में पीछे हो गए। फर्स्ट लेग था डॉर्टमुंड के स्टेडियम में था, और शुरुआत डॉर्टमुंड ने अच्छी की, अच्छा खेला, लेकिन उसके बाद चेल्सी फॉर्म में आया। चेल्सी को अच्छी चांसेस भी मिली और ज्यादा चांसेस मिली, और ओवरऑल चेल्सी ने मैच डोमिनेट किया, लेकिन वो अपनी चांसेस को गोल में नहीं बदल पाए, और इवेंचुअली डॉर्टमुंड ने 0-1 से जीत लिया। चेल्सी की तरफ से जेम्स ने अच्छा खेला, चिलवेल ने अच्छा खेला, जाओ फिलिक्स ने अच्छा खेला, जो कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और लग रहा है कि जाओ फिलिक्स परमानेंट हो जाएंगे। ओवरऑल कुलिबाली ने भी अच्छा खेला आज, और सिल्वा ने भी अच्छा खेला, सबने अच्छा खेला, और एक शेप और थोड़ा बहुत पैटर्न ऑफ प्ले देखने को मिला। लेकिन लैक ऑफ गोल स्कोरर, लैक ऑफ स्ट्राइकर की वजह से
फिर से गोल नहीं हो पाया, और डेविड डार्टरो फोफाना को नहीं इंक्लूड करना चैंपियंस लीग स्क्वाड में चेल्सी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो फर्स्ट लेग में क्योंकि ओवरऑल तो चेल्सी ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन एक फ्री गोल हो गया, बहुत ही अच्छी ड्रिबलिंग और रनिंग से डॉर्टमुंड ने ओवरलैप करके गोल कर दिया। एंड फेयर गेम टू डॉर्टमुंड ने अपनी चांस ले ली और 1-0 से बढ़त ले ली। अब अगला मैच चेल्सी के स्टैनफोर्ड ब्रिज में होगा, जहां मुझे लग रहा है चेल्सी विल परफॉर्म बेटर। अनफॉर्चुनेटली ये मैच भी हार गई चेल्सी, और अब ग्रैहम पॉटर के लिए लोएस्ट विन परसेंटेज के साथ साथ 2 आउट ऑफ 14 हो गया है, जिसको चेल्सी फैंस काउंट कर रहे हैं। 14 गेम में सिर्फ 2 विन्स है। ओवरऑल पैटर्न ऑफ प्ले तो देखने को मिला, गेम प्ले बेटर देखने को मिला, लेकिन अभी भी चेल्सी एक पॉलिश टीम नहीं लग रही है। कई बार वो उनके पैटर्न्स बिखर जाते हैं और ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल्स अपने आप खेल रहे हैं, लेकिन कई बार उनका लिंकअप अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। तो ओवरऑल तो चेल्सी को एटलीस्ट ड्रॉ मिलना चाहिए था इस मैच में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं मिल पाया और चेल्सी ये मैच हार गई। तो देखते हैं अगले राउंड में क्या होगा। मैं अभी भी समझता हूं कि चेल्सी अगला मैच निकाल लेगी और आई थिंक जीत जाएगी। लेट्स होप इट विल बी अ गुड मैच इन स्टैनफोर्ड ब्रिज और वो डॉर्टमुंड को हरा पाएंगे। डॉर्टमुंड ने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद डॉर्टमुंड ज्यादा अच्छा नहीं खेली। उन्होंने बीच में कुछ अटैक तो किए, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं रहे और उनका कोई भी टीम प्लेयर स्टैंड आउट नहीं रहा। बीच में 2 इंसिडेंट्स भी हुए। सिल्वा का हैंड लग गया तो उन्हें येलो कार्ड दे दिया गया, और वो माउंट को उन्होंने गिराया तो उसके बाद थोड़ी लड़ाई भी हुई। उसकी वजह से उनके जो डिफेंडर है सूले, वो अब अगला लेग भी मिस करेंगे। डॉर्टमुंड की तरफ से कोई खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली, और आई थिंक बिकॉज चेल्सी लैक अ गोल स्कोरर, इसकी वजह से चेल्सी हार गया। लेकिन ओवरऑल अ बेटर गेम फॉर चेल्सी मेरे हिसाब से। अब बहुत सारे फैंस कुछ बोलेंगे आगे, लेकिन मेरे हिसाब से बेटर गेम, एंड होपफुली वी विल सी अ बेटर चेल्सी व्हेन डॉर्टमुंड कम टू स्टैनफोर्ड ब्रिज। तो ये था गाइस ओवरऑल चेल्सी वर्सेस टॉटनहम का मैच। अब हम बात करते हैं एक और मैच की, तो था टॉटनहम वर्सेस मिलान। ये मैच थोड़ा सा बोरिंग था क्योंकि दोनों ही टीमों ने ज्यादा अटैक नहीं किया। ओवरऑल अगर बात करें तो मिलान ने थोड़ा बहुत अटैक किया, जिसका बेनिफिट उनको मिला। उन्होंने अटैक करने की वजह से गोल कर दिया। इसमें उनके 2 प्लेयर काफी अच्छे रहे। आई थिंक इब्राहिम डियाज ने गोल किया था और उनको अच्छा असिस्ट, उनका जो मूव था उसको आगे बढ़ाया थियो हर्नांडिस ने, जो इस मैच में सबसे अच्छे प्लेयर थे। थियो हर्नांडिस बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे और बार बार उनके डिफेंस तोड़ के अंदर जा रहे थे। तो ओवरऑल 2 प्लेयर्स ने अच्छा खेला, मतलब स्टैंड आउट थे मिलान की तरफ से। बाकी जिरू बिरू ज्यादा कुछ करते हुए नजर नहीं आए। टोनाली ने भी कोशिश करी कुछ असिस्ट करने की, असिस्ट देने की, लेकिन ओवरऑल दोनों ही टीम थोड़ी स्लो और बोरिंग थी। पर्टिकुलरली टॉटनहम, जो मुझे लग नहीं रहा है कि अगले लेग में पहुंच पाएगी। बाय द वे, अगर वो अगले लेग में पहुंचती है तो प्रोबेबली केन की वजह से पहुंच पाएगी, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा टॉटनहम पहुंच पाएगी। इस मैच में वो बहुत ही पुअर और स्लो खेले। उनका कोई बिल्डअप नहीं था, कोई खास अटैक भी नहीं था, और मिलान जो कि खुद बहुत स्लो खेल रही थी, वो भी बार बार उनके डिफेंस को ब्रीच कर रही थी, स्पेशली थ्रू थियो हर्नांडिस, जो इस मैच के स्टैंड आउट प्लेयर थे। तो बिकॉज ऑफ इब्राहिम डियाज गोल मिलान ये जीत गया 1-0 से, और अब मैच होगा टॉटनहम में। देखते हैं क्या टॉटनहम वापसी कर पाएगा। अगर टॉटनहम वापसी करेगा तो एक ही इंसान है जो उनको जिता सकता है, वो है हैरी केन। अगर हैरी केन नहीं स्कोर कर पाए तो मिलान ये आगे लेग में जीत जाएगा। लेकिन अभी मैच टॉटनहम के होम ग्राउंड में है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस मैच ऑल्सो। इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत बोरिंग है, ऐसा कोई टैक्टिक्स खास देखने को नहीं मिली।
मिलान ने थोड़ा बहुत बेटर अटैक किया, और बिकॉज लेफ्ट साइड से बहुत अटैक हो रहा था, थियो हर्नांडिस बहुत अटैक कर रहे थे, उस वैसे ही एक अटैक का फायदा उठा के इब्राहिम डियाज अंदर घुस गए, ठीक है, और उन्होंने गोल कर दिया एंड मिलान वॉन द मैच। बट नथिंग एक्सेप्शनल फ्रॉम बोथ टीम्स। अगर टॉटनहम इस मैच में थोड़ा बेटर खेलती, थोड़ा अटैक करती, तो वो भी ये मैच जीत सकती थी। सो ओवरऑल तो कुछ खास मजा नहीं आया मेरे को, लेकिन फिर भी मिलान जीत गया। और अब नेक्स्ट लेग में देखते हैं क्या होता है। तो ये थी टॉटनहम और मिलान की छोटी सी रिपोर्ट। अब हम बात करते हैं तीसरे चैंपियंस लीग इंपॉर्टेंट मैच की, होगा बायर्न वर्सेस पीएसजी। बायर्न वर्सेस पीएसजी में बायर्न फेवरेट थी, और इस मैच में उन्होंने दिखा दिया कि वो फेवरेट है। पीएसजी एक अटपटी टीम लग रही है, जिन्होंने अपेरेंटली एम्बापे को बेंच बेंच पे छोड़ रखा था, स्टार्ट नहीं किया, और वो बहुत ही ऑर्डिनरी लगी विदाउट एम्बापे। ज़्यादा कुछ अटैक नहीं कर रहे थे, बायर्न अटैक पे अटैक किए जा रहा था। बाय द वे मैच पीएसजी के होम ग्राउंड में था, लेकिन बायर्न अटैक पे अटैक किए जा रहा था और पीएसजी को बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। दो प्लेयर्स स्पेशली मैं मेंशन करूंगा इस मैच में जिन्होंने बहुत अटैक किए और इवेंचुअली गोल करने में भी हेल्प करी, वो थे चुपोमोटिंग और किंग्सली कोमन। किंग्सली कोमन ने इवेंचुअली गोल किया, आई थिंक फॉर्मर पीएसजी प्लेयर थे, तो उन्होंने सेलिब्रेट भी नहीं किया, लेकिन किंग्सली कोमन ने काफी अटैकिंग गेम प्ले किया और वो बार बार पीएसजी का डिफेंस ब्रेक कर रहे थे। तो किंग्सली कोमन वो स्टैंड आउट प्लेयर फ्रॉम बायर्न। उसके अलावा देयर वाज मतलब स्टैंड आउट प्लेयर एक और चुपोमोटिंग भी काफी अच्छे फॉर्म में दिखे। उन्होंने 2-3 शॉट्स भी लिए जो ऑफ साइड से डोनारुमा ने रोक लिए। तो ओवरऑल चुपोमोटिंग ने भी काफी अच्छा किया, काफी अच्छा लिंकअप किया। और किंग्सली कोमन और चुपोमोटिंग इस मैच में बहुत अच्छे प्लेयर थे। किमिक भी ठीक ठाक खेल रहे थे, लेकिन टू स्टैंड आउट प्लेयर्स इन दिस मैच हु केप्ट ऑन अटैकिंग फॉर बायर्न वर किंग्सली कोमन एंड ये चुपोमोटिंग। तो मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बायर्न के पास और भी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, बायर्न के पास लीरॉय साने भी हैं, ग्नैब्री भी हैं, लेकिन फॉर सम रीजन ये दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया एंड बायर्न वॉन दैट मैच। पीएसजी की तरफ से बहुत ऑर्डिनरी गेम प्ले था। जब एम्बापे को सब्स्टिट्यूट किया गया और जब वो फील्ड पे आए तो ज्यादा अटैकिंग दिखे, एक गोल भी उन्होंने किया, लेकिन नुनो मेंडेस जिन्होंने उनको पास दी थी वो ऑफसाइड पोजीशन में थे और उसकी वजह से एम्बापे को गोल नहीं मिला। तो ओवरऑल एम्बापे के आने के बाद पीएसजी दिखी फॉर्म में और पीएसजी आगे बढ़ने लगी, अटैक करने लगी, लेकिन कुछ अच्छे सेव्स हुए और इवेंचुअली बायर्न ने ये मैच लास्ट में जीत ही लिया। अब आई थिंक अगला लेग बायर्न में होगा, तो देखते हैं कि क्या होता है। पर मेरे हिसाब से पीएसजी मैच अच्छा नहीं खेला और पता नहीं उन्होंने एम्बापे को क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि एम्बापे के आने के बाद से पीएसजी में थोड़ा अटैकिंग फोर्स आ गया था। ऐसा लग रहा था वो अटैक करेगी, गोल करेगी, और अगर नुनो मेंडिस ऑफसाइड नहीं होते तो एम्बापे का गोल काउंट होता और पीएसजी ड्रॉ कर देता। सो एम्बापे का इंक्लूजन एक्सक्लूजन थोड़ा अजीब लगा मेरे को, लेकिन एम्बापे लुक्स लाइक probably the guy who will take PSG forward. अगर PSG आगे जाती है, Mbappe will be the guy who will take the PSG team forward. By the way, नुनो मेंडेस जब Mbappe आए उसके बाद से बहुत अच्छा खेलने लगे, वो भी बहुत फास्ट है, अटैकिंग है, लेफ्ट साइड से जबरदस्त अटैक किया उन्होंने कुछ 2-3, और ऐसा लग रहा था कि उनका Mbappe के साथ अच्छा कनेक्शन हो गया। बट PSG इसके बावजूद भी गोल नहीं कर पाई। इन दी एंड was the weaker team because overall मैच को बायर्न ने ही कंट्रोल किया and Bayern deserved that goal and the lead in that leg of Champions League. तो देखते हैं अगले गेम में क्या होता है। अभी के लिए बायर्न एक्सीलेंट, किंग्सली कोमन एक्सीलेंट एंड चुपोमोटिंग एक्सीलेंट। तो इन 3 चैंपियंस लीग मैच के बाद मैं एक और मैच की बात करूंगा जो इस हफ्ते अभी हुआ है, दैट इज आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। ये मैच बहुत ही क्रूशल था क्योंकि ये मैच डिसाइड करेगा कि कौन टीम आगे चल के कॉन्फिडेंस में खेलेगी, और इवेंचुअली क्या हुआ, मैनचेस्टर सिटी ने ये मैच जीत लिया। ना ये मैच आर्सेनल के होम ग्राउंड में था, तो ऐसा लग रहा था कि आर्सेनल शुरू में तो अटैक करेगी और उन्होंने किया भी। फर्स्ट हाफ में वो ज्यादा अच्छे लगे, ज्यादा डायनामिक लगे, ज्यादा अग्रेसिव लगे, और पेप ग्वार्डियोला की टीम अच्छी बिल्कुल नहीं लगी, लेकिन इंडिविजुअल एरर्स ने आर्सेनल को ये मैच हरवा दिया। मैनचेस्टर सिटी ओवरऑल 3 गोल्स करके 3-1 से ये मैच जीत गया, और ऐसा लगा कि आर्सेनल थोड़ा सा बैक ऑफ कर गया, जिसकी वजह से मैनचेस्टर सिटी ने फाइनल थर्ड में गोल कर दिए।
अब मैनचेस्टर सिटी के पास बेनिफिट क्या है, उनकी बेंच स्ट्रेंथ। जैसे सेकंड हाफ में उन्होंने सब्स्टिट्यूशंस किए और उनकी बेंच स्ट्रेंथ सामने आई, वो पुरानी फॉर्मेशन में चले गए, तो उसके बाद से मैनचेस्टर ने थोड़ा अटैक करना शुरू किया और आर्सेनल के प्लेयर से इंडिविजुअल मिस्टेक हो गई। टॉमी आसू आर्सेनल की तरफ से बहुत ही बेकार खेले, उनकी मिस्टेक हुई, जिसकी वजह से केडीबी ने इनक्रेडिबल किक मार के पहला गोल किया। उसके बाद अगर ग्रिलिश ने दूसरा गोल भी ठीक ठाक किया, जिसमें उनका थोड़ा सा कहीं से टच लगा और गोल हो गया। थर्ड गोल भी किया आपके इन्होंने थर्ड गोल भी किया हालैंड ने, जिनको मौका मिला और उन्होंने गोल कर दिया। तो ओवरऑल सिटी इतना अच्छा नहीं खेली, ओवरऑल स्टैट वाइज और मैच वाइज आर्सेनल ने डोमिनेट किया, जो कि एक्सपेक्टेड था उनके अपने स्टेडियम में। लेकिन सिटी ये मैच ऑन द काउंटर, जैसा भी आप कह लो, चांस लेके कह लो, ये मैच जीत गई और अब सिटी के ऊपर अपर हैंड आ गया है। सिटी अब लीग लीड कर रही है विद आर्सेनल हैविंग 1 गेम इन हैंड। तो आर्सेनल के लिए अगला गेम बहुत जरूरी है। एस्टन विला है, उनके पुराने मैनेजर हैं ऊनाई एमरी, और इस मैच में जो मजा आएगा वो देखने लायक होगा। तो सीरिया की बात हो गई, लीग्स की बात हो गई, मैचेस की बात हो गई। नाउ वी गोना टॉक अबाउट सम टॉकिंग पॉइंट्स दैट हैपेंड। सबसे पहले वार इशू। इस वीक बहुत सारे वार के डिसीजंस गलत गए। बहुत सारे लोग ने बहुत कमेंट किए वार के बारे में और कैसे वो गड़बड़ कर रहा है, एंड यू डोंट नीड वार, वार के आने से बेटर होना चाहिए था लेकिन खराब हो रहा है, और क्रूशल डिसीजंस जा रहे हैं चेल्सी के लिए, आर्सेनल के लिए, ब्राइटन के लिए बहुत ही क्रूशल डिसीजंस गए, गोल के उनके पॉइंट्स मिस हो गए, ये वो सब बहुत कुछ सोशल मीडिया में डिस्कस किया है। ये मैं भी आपको अपना ओपिनियन दे देता हूँ वार के बारे में। पर्सनली आई एम नॉट हैप्पी विद वार। वार एक सिस्टम है जो डिसाइड करता है कि कोई डिसीजन करेक्ट है नहीं है। अब पहली चीज, अगर आपको वार को सीरियसली यूटिलाइज करना है तो आपको ज्यादा कॉम्पिटेंट ऑफिशियल्स रखने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से जो वार को ऑपरेट कर रहे हैं दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू हैंडल वार। जैसा आपने देखा है दूसरे स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, टेनिस में, दे हैव कॉम्पिटेंट ऑफिशियल्स दैट हैंडल वार, एंड वार इज यूज मोर एंड ऑफन एंड नॉट करेक्टली। तो वार के बारे में मैं क्या कहूं, मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन तो यही है कि जो वार है वो तब तक इफेक्टिव है जब तक उसके पीछे जो इंडिविजुअल है वो इफेक्टिव हो। उन्होंने एडमिट किया कि उनसे गलती हुई और उन्होंने वार को ठीक से यूटिलाइज नहीं किया। तो दैट इज द थिंग यू नीड कॉम्पिटेंट ऑफिशियल्स टुवर्ड्स वार, इन वार, ऑपरेटिंग वार। क्योंकि वार एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो एआई से तो चल नहीं रही है, उसे चलाने के लिए पीछे इंडिविजुअल्स ही हैं, और इंडिविजुअल्स को हेल्प करने के लिए है वो ऑन फील्ड रेफरी को, और जो ऑफ फील्ड रेफरीज हैं, मैच रेफरीज हैं, मैच ऑफिशियल्स हैं, उनकी हेल्प करने के लिए वार है। इवेंचुअली डिसीजंस उन्हीं को लेने हैं, उनको वार से चेक करना है, एंड दे हैव टू बी कॉम्पिटेंट, दे हैव टू बी स्मार्ट, दे हैव टू बी अहेड ऑफ देयर गेम टू मैनेज दिस डिसीजन। वार हेल्प करने के लिए लाया गया है। वार में आप ये उम्मीद मत करो कि वो हर डिसीजन करेक्ट लेगा। तो जो लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया में, मैं कुछ हद तक अग्री करता हूं, उन्होंने बहुत ही क्रूशियल डिसीजंस गलत दिए हैं, लेकिन इवेंचुअली वार को यूज करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो आप कॉम्पेरेटिव लेके आए, वो आप स्मार्ट लेके आए, स्मार्ट इंडिविजुअल जो वार को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकें। तो वार एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे काफी अच्छे और प्रिसाइज डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से वार इज अ सपोर्ट टूल, and you have to bring in high quality individuals to manage war। क्योंकि दूसरे स्पोर्ट्स में ठीक से यूज होता है, फुटबॉल में ठीक से नहीं हो रहा क्योंकि वहां बहुत माइन्यूट इश्यूज होते हैं, बट यू स्टिल नीड बेटर इंडिविजुअल्स जिनमें खुद भी अपनी इंट्यूशन है टू यूज वार करेक्टली। तो मेरे हिसाब से यही मेरी वार की डिबेट है, और मैं इस पे ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि ये होता रहता है, गलत डिसीजन होते हैं, एंड मैनेजर्स एंड टीम्स हैव टू एक्सेप्ट। रिवर्स अब हो नहीं सकता और अब कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये है मेरा ओपिनियन वार पे। नाउ विद वार लेट्स मूव ऑन टू ग्रैहम पॉटर। तो अभी रिसेंट में ग्रैहम पॉटर के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला।
ग्रैहम पॉटर इन, ग्रैहम पॉटर आउट। बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। काफी लोगों को कोई टैक्टिक नहीं दिख रही, कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही, प्लेयर्स में कोई जेल नहीं दिख रहा है, क्योंकि उन्हें 6-7 महीने हो चुके हैं ट्रेन करते वक्त। तो बहुत सारी डिबेट चल रही है इंटरनेट पे, और उस डिबेट को शांत करने के लिए ओनर्स ने ये बोला है। आई थिंक मैट लॉ जो चेल्सी रिलेटेड जर्नलिस्ट हैं, डेविड ऑनस्टीन, मैट लॉ, इन सब जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, इनमें से कुछ लोगों ने बोला है कि बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि वो ग्रैहम पॉटर को पूरा जज करेंगे, आफ्टर प्री सीजन भी देंगे उनको, नेक्स्ट ईयर भी देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, और उसके बाद वो कुछ ग्रैहम पॉटर पे डिसीजन लेंगे। तो मेरे हिसाब से आप सोशल मीडिया में कुछ भी कह लो, आई थिंक ग्रैहम पॉटर को कुछ नहीं होने वाला है, एंड वॉट एवर द रिजल्ट आर, ग्रैहम पॉटर विल बी इन द जॉब, क्योंकि आई थिंक चेल्सी के न्यू ओनर्स उन्हें पूरा टाइम देना चाहते हैं, वो नई टीम जो उनको बना के दी है उसके जेल में हेल्प करना चाहते हैं, एंड प्लस दे वांट टू रिमूव सर्टेन प्लेयर्स इन द समर ट्रांसफर विंडो, एंड दे वांट टू ब्रिंग इन 1 or 2 more players to help the team out। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि पॉटर इन और आउट से कोई डिबेट होगा। आई थिंक चेल्सी फैंस को अभी पॉटर को और उनके सिस्टम को मैनेज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और अगर वो किसी टूर्नामेंट में आगे जा पाते हैं तो वहां से भी अच्छा उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि पॉटर अभी कहीं नहीं जाने वाले। और दो रिजल्ट्स बहुत ही खराब गए हैं। आई थिंक चेल्सी की जो विन परसेंटेज है दैट इज पोरेस्ट, आई थिंक 41% कुछ विन परसेंटेज है, दैट इज पोरेस्ट इन द लास्ट 27 ईयर्स। तो बहुत ही गंदी फॉर्म चल रही है इन टर्म्स ऑफ विंस, और दो उनको ड्रॉ मिले हैं बीच में, बट द परफॉर्मेंसेज हैव नॉट बीन गुड। और चेल्सी फैंस का जो मेन इशू है वो है एक तो विंस का, कि नैरो विंस ही मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, एटलीस्ट 60-70% विन रेशियो हो, और दूसरा परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, जो टीम आई है वो जेल होने को मिले। लेकिन अभी क्योंकि इंजरीज थी, अभी बहुत सारे इश्यूज थे, मैनेजमेंट चेंजेस थे, तो इसकी वजह से प्लेयर्स आए जा रहे हैं टीम में और घुसे जा रहे हैं। तो पॉटर भी कंफ्यूज है, उनको भी नहीं समझ में आ रहा कि उनके मेन प्लेयर्स कौन से हैं, किसको वो खिलाएं, कौन सी कॉम्बिनेशन अच्छी वर्क कर रही है। तो अभी क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स वापस आए हैं इंजरी से, जैसे आपके रीस जेम्स आए हैं, चिलवेल आए हैं, कोचिच वापस आ गए हैं, फोफाना वापस आ गए हैं, बहुत सारे प्लेयर्स वापस आ गए। तो अब देखते हैं कि वो किन किन को खिलाते हैं और किन किन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब पता लगेगा जब सारे लोग वापस आ गए हैं फिट होके कि किस किस प्लेयर्स को टीम में जगह मिलेगी और किस किस प्लेयर्स को नहीं मिलेगी। तो चाहे आप कुछ भी कह लो, ठीक है, अभी विन परसेंटेज अच्छी नहीं है, मेरे हिसाब से पॉटर को, ग्रैहम पॉटर को टाइम दिया जाएगा। और दो बहुत सारे चेल्सी फैंस को लगता है कि वो वीक माइंड सेट के हैं, ही इज नॉट एबल टू टॉक मतलब अग्रेसिवली इन द साइड लाइन, या फिर अग्रेसिवली टू हिज प्लेयर्स। लेकिन चाहे आप कुछ भी कह लो, पॉटर वैसे मैनेजर है ही नहीं, और पॉटर एक ऐसे मैनेजर है जिनके साथ लॉन्ग टर्म का ही कॉन्ट्रैक्ट है, कि उनको पहले ही बोला था उन्होंने कि वो लॉन्ग टर्म में टीम को अच्छा करेंगे। तो आप कुछ भी कह लो, सोशल मीडिया में आप कमेंट कर सकते हो, सब लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पॉटर को अभी नहीं निकाला जाएगा, एंड पॉटर को पूरा टाइम दिया जाएगा इस नए प्लेयर्स को जेल कराने में और इस नई चेल्सी आइडेंटिटी को बिल्ड करने में। तो पॉटर इन हो चाहे आउट हो, लेकिन अभी अभी पॉटर कहीं नहीं जा रहे हैं। पॉटर को फुल पैकिंग मिलेगी एटलीस्ट टिल हाफ ऑफ द नेक्स्ट सीजन तक, तब उनको पता लग जाएगा, क्योंकि पॉटर के पास सारे प्लेयर्स होंगे इस समर विंडो में, प्लस उनके पास पूरा प्री सीजन होगा। उसके बाद पता लग जाएगा कि पॉटर कितना आगे टीम को ले जा सकते हैं या नहीं। तो ये थी ग्रैहम पॉटर की बात और वार की बात। फाइनली हम एक दो छोटी छोटी बात और कर लेते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के बिड की। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऑफिशियली आई थिंक 2 लोगों ने अभी बिड किया है, जिसमें कतारी रॉयल फैमिली है और जिम रैडक्लिफ है, जो ब्रिटिश के रिचेस्ट मैन है, उनके कंसोर्टियम में बिड किया है। तो देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का ओनर कौन होगा। ये कतारी बिड पता नहीं हुई है ऑफिशियली या नहीं हुई है, इसको लेके लोग बड़े एक्साइटेड हैं, स्पेशली विद एरिक टेन हाग इन चार्ज की। अगर कतारी मनी आ गया और उसके बाद एरिक टेन हाग हुए तो टीम बहुत आगे जा सकती है, एंड इट माइट बी पॉसिबल। तो देखते हैं कि कौन इवेंचुअली ये बिड जीतता है।
बिड बहुत एक्सपेंसिव लग रही है, ग्लेजर्स ने बहुत पैसे मांगे हैं जिस पे नेगोशिएट आई थिंक किया जाएगा, क्योंकि कोई इतने पैसे नहीं देने वाला। 6-7 बिलियन मांग रहे हैं, वो कोई नहीं देगा। उसको लोअर करके आई थिंक 4.5 या 4 बिलियन या 5 बिलियन पे, 4 बिलियन पे ऐसा कुछ बिड जाएगा। तो देखते हैं कौन ले पाता है। कतारी बिड रहेगी, जिम रैटक्लिफ के कंसोर्टियम आएगा, कौन आएगा? कोई ना कोई तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए आएगा, बिकॉज वो बहुत बड़ा क्लब है। एंड जब इतना बड़ा क्लब सेल में जाता है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी सेल में जाती है, तो उसके पीछे बहुत सारे लोग जो खरीद सकते हैं वो आते हैं। तो फैंस आर एक्साइटेड अबाउट कतारी मनी, सम आर नॉट, सम आर सेइंग दैट कतारी मनी के आने से बहुत इश्यूज होंगे, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की फील नहीं आएगी। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कतारी मनी आए, सो दैट दे कैन ऑल्सो बाय प्लेयर्स लाइक एम्बापे, जैसे मैनचेस्टर सिटी हालैंड खरीद लेती है, वैसे दे ऑल्सो वांट एम्बापे इन देयर टीम, फ्रैंकी डियोंग इन देयर टीम। सो दे नीड, दे वो कतारी फैमिली विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ मनी विद देम, दे कैन बाय ऑल दीज प्लेयर्स। तो देखते हैं क्या होता है, कौन आता है। बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि इवेंचुअली मैनचेस्टर यूनाइटेड का नया ओनर कौन बनता है। जो भी ओनर बनेगा वो एरिक टेन हाग को अगर उन्होंने सपोर्ट कर दिया, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड बी अ फोर्स टू रेकन विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो गाइस ये थी कुछ बातें, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हुई इस वीकेंड में। ये मेरा छोटा सा ओपिनियन था। अभी हम बीच में एक और वीडियो करेंगे, क्योंकि चैंपियंस लीग भी वापस आ गया है, और मिड वीक में आर्सेनल वर्सेस इसका मैच भी हो रहा है, मैनचेस्टर सिटी का। तो देखेंगे इन मैचेस में क्या होता है। चेल्सी का भी मैच है डॉर्टमंड के साथ। देखेंगे इन मैचेस में क्या होता है। मैं अभी प्रीव्यू नहीं दे रहा इनका, क्योंकि प्रीव्यू में फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम पोस्ट मैच डिस्कशन जरूर करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन अपने मैचेस में जीता। ये बहुत क्रूशियल मैचेस हैं। तो मिड वीक में एक छोटा सा एपिसोड आएगा, उसके बाद हमारा मेन एपिसोड इस वीक के बाद ही आएगा, क्योंकि वीक में भी मैचेस हैं। तो 2 एपिसोड आएंगे अभी, आप देखते रहना एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल मिस्टर फुटी क्यूरियस। प्लेयर पैक वाली सीरीज के फर्स्ट एपिसोड को डिसेंट सपोर्ट मिल गया। ऐसे ही हम और भी प्लेयर पैक्स के वो बनाएंगे, एपिसोड बनाएंगे, और हम स्टैट पैक के भी बनाएंगे, स्टैट पैक जिसमें हम स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। तो गाइस फिर हम एक काम करते हैं, अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड वेयर वी विल डिस्कस द मिड वीक रिजल्ट्स। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय फ्रॉम